3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड करते हैं। मेरे से उठ के चला नहीं जा रहा, काम नहीं किया जा रहा, मुझे बहुत थकान हो रही है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बैंगलोर, मुंबई, अलग अलग जगह पे हैं। मेन के लिए हम वही सजेस्ट करेंगे कि वो अंडरस्टैंड करें उसको। जो PCOS है वो कोई डिजीज नहीं है। कुछ डाइट भी सजेस्ट करते हैं विमेन को, कोई न्यूट्रिशन प्लान। सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑर्गन डेवलपमेंट का मोस्टली लड़कियां वर्किंग होती हैं, उसको तो पीरियड्स आते ही नहीं फॉर नेक्स्ट 9 मंथ। अल्ट्रासाउंड हम करते क्यों हैं? अल्ट्रासाउंड उठ नहीं पा रही है, चल नहीं पा रही है, इरिटेबल हो गई है, उनके लिए पूरे 9 मंथ्स इतने आराम से निकल जाते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि उनकी प्रेगनेंसी उस क्रैम्पिंग तो बहुत पेनफुल रहता है उसमें तो। पेनफुल भी है और वो सडनली किसी भी समय हो भी सकती है। या अटैचमेंट स्टाइल क्या है, ताकि वो उनको पूरा सपोर्ट दे पाए। कोई टिप्स देना चाहें फीमेल्स के लिए? Let's break down pregnancy with Dr. Anjali Dikshit, who has 30 plus years of experience. This video would help a lot of people who are expecting a baby or planning a pregnancy in the future, as we have discussed in detail about diet, supplementation, tests, or general care and tips to follow during pregnancy. Hope you like it. Do give us a subscribe, like the video, and check out the links in the description. नॉर्मली मेरे पास रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के ही लोग आते हैं या फिर एडोलेसेंट गर्ल्स आती हैं जिनको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज या हिर्सुटिज्म या वेट गेन की समस्याओं से जो डील कर रही हैं। और अदरवाइज जो प्रेग्नेंट पेशेंट्स आते हैं दे आर जनरली मोर देन 25 years of age until 40 years of age. We have an average of 9 months period. तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो लाइफ साइकिल चलता है उसमें तो क्या क्या स्टेजेस आती हैं? नॉर्मली जो प्रेगनेंसी होती है उसको हम लोग 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जिसमें कि बेबी पूरा प्रॉपर्ली फॉर्म हो, सेकेंड ट्राइमेस्टर जिसमें बेबी डेवलप होता है और थर्ड ट्राइमेस्टर जिसमें बेबी पूरी अपनी शेप लेके एक नॉर्मल एडल्ट लाइफ लीड करने के लिए या मतलब इंडिपेंडेंट लाइफ लीड करने के लिए रेडी हो। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑर्गन फॉर्मेशन का ट्राइमेस्टर होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑर्गन डेवलपमेंट का ट्राइमेस्टर होता है और थर्ड ट्राइमेस्टर वेट गेन, मसल स्ट्रेंथ और बेबी के ओवरऑल अटेनमेंट होता है उसका। जैसे जब पता लगता है कि द मदर इज प्रेग्नेंट, तो फादर्स के लिए क्या रूटीन रहता है? वो कैसे उनको सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे उनका ध्यान रख सकते हैं? बेसिकली तो इमोशनल सपोर्ट ही एक ऐसी चीज है जो कि हस्बैंड वाइफ को दे सकता है, या उसकी जो डे टू डे लाइफ है उसमें जहाँ पे भी जैसे हाउस होल्ड वर्क है या जो उसका प्रोफेशनल फ्रंट है। क्योंकि एक तो जो ट्रैवलिंग होती है, जैसे आजकल मोस्टली लड़कियां वर्किंग होती हैं और फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी उनके लिए थोड़ा रिस्की भी होता है कि ड्यूरिंग ट्रैवलिंग कहीं जर्क लग के या कोई एक्सीडेंट ना हो जाए या कुछ ना हो जाए। तो इन केस अगर वो सपोर्ट कर सकते हैं तो उनको थोड़ा सा उसमें उनको हेल्प करनी चाहिए। और इमोशनल सपोर्ट तो वन एंड द लास्ट बिल्कुल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि मदर थोड़ी सी इमोशनली अनस्टेबल हो जाती है जब वो प्रेग्नेंट होती है, कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से, कुछ फिजिकल चेंजेस की वजह से और कुछ इमोशनल चेंजेस की वजह से। तो उस चेंज को जो एक्सेप्ट करना है वो हस्बैंड के सपोर्ट से ही पॉसिबल होता है। इन्वॉल्व ना हो पाए तो कम से कम जहाँ भी है वहां से उसको इमोशनली सपोर्ट तो कर ही सकता है। जैसे PCOS होता है तो इसमें जनरली क्या होता है? या जो गर्ल्स आती हैं, टीनेजर्स आते हैं, ये तो किसी भी एज में हो सकता है? टीनेजर बेसिकली जो PCOS है वो कोई डिजीज नहीं है, ये हमारा लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर है। पहले क्या होता था कि जब बच्चा छोटा होता था तब से ही माँ उसे कुछ ना कुछ हाउस होल्ड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखती थी, या अगर कोई चीज उठा के लाना है तो वही काम। तो उससे ना एक फिजिकल वर्क बेसिकली, या जिसको आपको एक एक्सरसाइज टाइप की होती रहती थी। बच्चा थोड़ा स्ट्रेचेबल और वैसा रहता था कि मतलब उसकी मसल्स अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाती थी, बॉडी भी थोड़ी एक्टिव रहती थी, ऑक्सीजनेशन भी ठीक रहता था। अभी क्या हुआ है ना कि ये देखा गया है कि नॉर्मली चाहे लड़का हो या लड़की हो, मदर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे को हम हाउस होल्ड वर्क्स में इन्वॉल्व ना करें क्योंकि उनको पढ़ाई का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। और मुझे लग रहा है पढ़ाई का स्ट्रेस कर कर के ना वो स्ट्रेस शायद बहुत ज़्यादा हो गया, और उसमें जब मोबाइल फ़ोन का इन्वॉल्वमेंट और हो गया तो वो स्ट्रेस और ज़्यादा हो गया। जैसे जो PCOS जो हम बोलते हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये जो हमारा सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, दूसरा रेडी टू ईट वाला फूड, ओके, क्योंकि कुकिंग का टाइम नहीं है
रेडी टू ईट वाला फूड, और तीसरा जो मेंटल स्ट्रेस, इन तीन का बहुत बड़ा रोल है हमारे हार्मोन्स और हमारी बॉडी के ऊपर। और सिम्टम्स क्या होते हैं उसके फिर? कि एक तो शुगर की मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है, इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, बॉडी में जो हार्मोन्स हैं वो मेल हार्मोन्स ज्यादा बनने लगते हैं फीमेल बॉडी में, और उसकी वजह से सारे वैसे चेंजेस आने, जैसे हिर्सुटिज्म है, हेयर फॉल है, पीरियड्स की इरेगुलरिटी है, बॉडी मास इंडेक्स का बढ़ जाना है, उसमें फैट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, ओव्यूलेशन टाइमली नहीं होता। तो पीसीओएस और पीसीओडी में क्या डिफरेंस होता है? दोनों चीजें सेम ही। आजकल तो इसको पॉलीमेटाबॉलिक ओवेरियन हाँ सिंड्रोम जी, का अभी नाम दे recently दिया, नाम change पीएमएस, हुआ है। इसीलिए चेंज हुआ है कि बेसिकली ये कोई एक डिजीज नहीं है, ये बेसिकली एक सिंड्रोम है जो कि हमारी बॉडी में ही ओरिजिनेट हो रहा है और हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से ही ओरिजिनेट हो रहा है। तो अगर हम इन चीजों को थोड़ा सा कंट्रोल कर पाए तो चीजें बेटर हो सकती। तो मैम जैसे ट्राइमेस्टर्स होते हैं, इसमें हम अलग से कुछ डाइट भी सजेस्ट करते हैं विमेन को, कोई न्यूट्रिशन प्लान, या फिर वो क्या प्लान? हम लोग डाइट सप्लीमेंट करवाते हैं पेशेंट्स को, कि जैसे बेसिकली तो इनको पेशेंट बोलना नहीं चाहिए, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो एक हेल्दी लेडी होती है और वो एक लाइफ ला रही होती है, तो वो पेशेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ चूंकि उसकी बॉडी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी बढ़ जाती है, एक अंदर बेबी डेवलप हो रहा है, तो हम लोग आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड ये सप्लीमेंट करते हैं, विटामिन डी देखते हैं, विटामिन B12 जो वेजिटेरियन लोग हैं उन लोगों में कई बार काफ़ी कम होता, तो वो सप्लीमेंट करते हैं। और इसके साथ साथ हम उनकी डाइट में देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा ना हो, प्रोटीन ज़्यादा हो और फैट्स कम हो, बाकी मिल्क प्रोडक्ट्स उनको मिले लेकिन वो भी फैट फ्री हो। तो इस तरह का डाइट हम उनको सजेस्ट करते हैं। जो फीमेल्स हु आर एंटरिंग इनटू द प्रेगनेंसी फेज नाउ, उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी कुछ चेंजेस आते हैं या इरेगुलरिटीज आती हैं, ऊपर नीचे कुछ होता है? नहीं, जो लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है उसका तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप ही हो जाता है, उसको तो पीरियड्स आते ही नहीं फॉर नेक्स्ट 9 मंथ। फिर जब वो लैक्टेटिंग फेज में होती है तो उस समय में भी पीरियड्स कई बार स्टॉप हो जाते हैं, कई लोगों के रेगुलर हो जाते हैं, वो भी हार्मोनल इफेक्ट की वजह से होता है, लेकिन वो नॉर्मल सी ही चीज है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है और उस सजेशन से भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, जब पीरियड की इरेगुलरिटी पहले से ही चल रही है या कोई भी PMS से सफर कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो जेस्टेशनल एज है वो हमें थोड़ा सा डिटेक्ट करनी पड़ती है, इसलिए हम फर्स्ट डेटिंग अल्ट्रासाउंड करते हैं कि जैसे ही पेशेंट ने पीरियड मिस किया तो बीटा HCG करके प्रेगनेंसी कंफर्म करके हम सबसे पहले डेटिंग अल्ट्रासाउंड करते हैं, ये लेडी किस डेट को डिलीवर होने वाली। बेसिकली क्या होता है, जैसे अल्ट्रासाउंड हम करते क्यों हैं? अल्ट्रासाउंड जो हम करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट अल्ट्रासाउंड तो हम डेट कन्फाइनमेंट की डेट देखने के लिए करते हैं। सेकंड अल्ट्रासाउंड जो हम करते हैं वो अल्ट्रासाउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसमें हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स रूल आउट करने के लिए करते हैं। उसको हम anti-NV स्कैन या लेवल 1 स्कैन भी बोलते हैं। उस स्कैन में हम ये देखते हैं कि बच्चे के अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है, या जो बच्चे की नेजल बोन है वो ऑसिफाइड है या नहीं है, और उसके साथ हम डाउन सिंड्रोम और ट्राइसोमीज कई रूल आउट करते हैं। कई बार हमें बच्चे के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस भी मिलते हैं, जैसे आजकल अल्ट्रासाउंड की मॉडलिटीज़ ना काफ़ी एडवांस हो गई हैं, जो ये फीटल मेडिसिन वाले जो डॉक्टर्स हैं, ये लोग इनके अंदर शुरुआती स्टेज में ब्लड का सर्कुलेशन, हार्ट की फॉर्मेशन, बच्चे के लिम्स और स्टमक, ये सारी चीजें देख लेते हैं। अगर इसमें से कुछ भी मिसिंग है तो वो वहीं से उसको ट्रेस करना शुरू कर देते हैं। तो बजाय इसके कि हमें 20-22 वीक्स पे जाके कोई एबनॉर्मेलिटी पता चले, उस एबनॉर्मेलिटी को कई बार हम बहुत जल्दी रूल आउट करके उस प्रेगनेंसी को आगे नहीं जाने देते, या अगर सब कुछ ठीक है तो उसमें हम पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिनों तक परेशान भी नहीं रखते। कि जैसे अभी पहले हम 12 वीक्स पे पता करते थे, फिर 20 वीक्स पे हमें सेकंड एनोमली स्कैन होता था, 8 वीक्स तक पेशेंट टेंशन में ही निकालता था, पता नहीं क्या है कैसा है, तो वो चीज़ें अब हम पहले पता कर लेते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो सेकंड, उसके बाद जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद जो सेकंड स्कैन होता है हमारा 20 वीक्स पे हम नॉर्मली करते हैं। उस 20 वीक्स वाले स्कैन में हम बच्चे के सारे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट, जैसे किडनी है कि नहीं है, लिवर है कि नहीं है, हार्ट की जो फंक्शनिंग है वो ठीक है कि नहीं है, बाकी के जो ऑर्गन्स हैं वो ठीक बने हैं कि नहीं बने, ये ब्रेन कैसा है, लंग्स जो है वो अपनी जगह पे ठीक ठाक है कि नहीं, ये सारी चीजें हम सेकंड अल्ट्रासाउंड में बहुत अच्छे से देख लेते हैं। और जब एक बार ये डिसाइड हो जाता है कि हाँ सारा कुछ बिल्कुल ठीक बना हुआ है, तो उस प्रेगनेंसी को टर्म तक जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। और फिर हम सिर्फ लेट इवॉल्विंग एनोमलीज के लिए ग्रोथ स्कैन कराते हैं 7 मंथ्स के समय में, अदरवाइज काफी कुछ चीजें 20 वीक्स वाले अल्ट्रासाउंड में क्लियर हो चुकी होती है।
कभी कभी ऐसा भी कुछ अनोमलीज दिखेंगी या कुछ मे बी कॉम्प्लिकेशंस भी दिखती होंगी, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं फिर? उसके बाद ये डिपेंड करता है, जैसे कई करेक्टेबल एनोमलीज होती हैं, जैसे अगर किसी बच्चे की किडनी में कोई जो यूरेटर है वहाँ पे वो है, स्टेनोसिस है, या थोड़ा कम डायलेटेड, मतलब उसका डायलिटेशन थोड़ा ज़्यादा है, जहाँ हमें लग रहा है कि कोई पीयूजे पे या कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, या हार्ट में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कि पोस्ट ऑपरेटिवली करेक्टेबल है, तो उन फीटस को हम कुछ नहीं करते, उनको हम जाने देते हैं। बस सिर्फ हम सर्जिकली अपने आप को रेडी रखते हैं ताकि जस्ट आफ्टर बर्थ अगर रिक्वायर्ड है, जैसे कई बार लिम्स की एनोमलीज हैं या स्ट्रक्चरल कोई ऐसी एनोमली है जिसको हम पोस्ट डिलीवरी सर्जिकली करेक्ट कर सकते हैं, तो उन केसेस में हम टर्मिनेशन की कभी भी सलाह नहीं देते। लेकिन जहाँ पे ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन है जिससे कि बच्चे की लाइफ के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, या पोस्ट डिलीवरी सर्जरी बहुत डिफिकल्ट है और उसमें बच्चे की सर्वाइवल नहीं है, या सोशली बच्चे को मतलब इंसल्टेड फील करना पड़ सकता है, कभी ऐसी कोई एनोमली है, तो उन एनोमलीज में हम पेशेंट के सामने ऑप्शन रखते हैं कि आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम है, आप इसके साथ भी इस बच्चे को डिलीवर करना चाहते हैं या आप इसे टर्मिनेट करना चाहते हैं। तो जो उनकी ओपिनियन होती है उसी के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। पहले के टाइम में जैसे जॉइंट फैमिली कल्चर ज़्यादा होता था, या जो हमारी दादीज हैं, नानीज हैं, उनका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है इन द अपब्रिंगिंग ऑफ द चाइल्ड। बट आज के टाइम में क्योंकि फीमेल्स आर वर्किंग, मेन आर वर्किंग, दे आर लिविंग अवे फ्रॉम देयर होम टाउन ऑल्सो, ड्यूरिंग दैट फेज अगर इफ दे डोंट हैव अ फैमिली सपोर्ट, दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ द मेंटल सपोर्ट ऑल्सो, फिजिकल सपोर्ट, कंफर्ट भी उतना नहीं मिलता है। तो फॉर कपल्स हु आर स्टेइंग अवे फ्रॉम देयर होम, जैसे हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बैंगलोर, मुंबई, अलग अलग जगह पे हैं, बट दे हैव देयर फैमिलीज इन दिल्ली एनसीआर, तो जो लोग अकेले रहते हैं, कितना फेज है जो वुमेन काम कर सकती हैं हु आर वर्किंग? अप्रोक्सीमेटली क्या टाइम रहता है उनके लिए जो कंफर्टेबल वर्किंग पीरियड होता है? मैं अपनी अगर पर्सनली आपको बताऊं तो मैं पेशेंट अपनी जो फीमेल प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनको मैं यही बोलती हूँ कि आप लास्ट टाइम तक काम के लिए जाओ जहां तक आप जा सकते हैं। आज के समय में एक वर्क कल्चर बहुत अच्छा हो गया है कि लोगों को वर्क फ्रॉम होम की भी एक फैसिलिटी मिल जाती है, तो जिनको वर्क फ्रॉम होम मिल सकता है उनको हम बोलते हैं कि आप 7th-8th मंथ के बाद वर्क फ्रॉम होम ले लो। या जहाँ पे ऐसी कंडीशन है कि पेशेंट के लिए आना जाना पॉसिबल नहीं है, कि जैसे प्लेसेंटा लो लेंगे या कुछ है, तो उन कंडीशन में हमें शुरू से भी वर्क फ्रॉम होम दिलाना पड़ता है। लेकिन जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम का कल्चर नहीं है वहाँ पे और प्रेगनेंसी बिल्कुल अनइवेंटफुल जा रही है, जहाँ कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो उन कंडीशंस में हम फीमेल को बोलते हैं कि आप लास्ट टाइम तक जाओ और जो आपकी मैटरनिटी लीव है उसको पूरा बच्चे की अपब्रिंगिंग के लिए यूज कर, क्योंकि वो टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी तो बच्चा पूरे टाइम आपके साथ है, जब निकलने के बाद तो उसे आपको छोड़ के जाना पड़ेगा, तो वो वाला टाइम अगर आप बच्चे के साथ बिताओ तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन सब कुछ डिपेंड उसी पे करता है कि मदर कितना बियर कर सकती है और उसका वर्क प्लेस कितनी दूर है और रास्ते की कॉम्प्लिकेशंस कितनी ज्यादा। स्टार्टिंग से लेके जो पूरा जर्नी होता है प्रेगनेंसी का, मेंटली भी बहुत अफेक्ट करता है पेरेंट्स को और इमोशनली भी बहुत इफेक्ट करता है। तो फॉर द फादर्स या जो मेन है उनके लिए क्या, जैसे वो बेसिकली क्या क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे? नहीं, वो बेसिकली तो डाइट के रिगार्डिंग ही पूछते हैं, डाइट के रिगार्डिंग पूछते हैं, फिर रेस्ट के रिगार्डिंग पूछते हैं, फिर ये पूछते हैं कि क्या क्या फिजिकल वर्क ये कर सकती हैं, क्या क्या नहीं कर सकती हैं, या कहाँ इनको लेके जा सकते हैं, नहीं लेके जा सकते हैं, ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग पूछते हैं। इसके अलावा उन लोगों का यही होता है कि ये जैसे उठ नहीं पा रही है, चल नहीं पा रही है, इरिटेबल हो गई है, तो उस समय में हम लोग उनको यही एडवाइस करते हैं कि इस समय इनको थोड़ा ज्यादा टेंडर लविंग केयर की जरूरत है, तो आप सिंपल वही दो और अभी बहुत ज्यादा कमेंट और किसी चीज पे मत करो, क्योंकि वो खुद हो सकता है अपने साथ उतनी नहीं कंफर्टेबल है जैसी कि पहले थी, तो इस समय उसको थोड़े एक्स्ट्रा केयर की जरूरत तो है। तो जनरली ऐसा होता है कि कोई इरिटेबल हो सकता है या मूड स्विंग्स हो सकते हैं? मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी डिपेंड करता है कि किसके कैसे सिम्टम्स। जैसे कई लोगों को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज्यादा होती है, अच्छा, तो उन लोगों को उठा भी नहीं जाता, क्योंकि वो कई तो ऐसी भी फीमेल देखी है मैंने जिनको की पानी भी डाइजेस्ट नहीं होता, वो भी वॉमिट करते रहते हैं। ओके। तो डिपेंड करता है कि आपके सिम्टम्स प्रेगनेंसी के कैसे। कुछ लोगों में बहुत ज्यादा हार्मोनल इफेक्ट होता है, कुछ लोगों में नॉर्मल होता है और कुछ लोगों को पता भी नहीं चलता। उनके लिए पूरे 9 मंथ्स इतने आराम से निकल जाते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि उनकी प्रेगनेंसी भी उनके साथ चल रही है। और कई लोगों के लिए इतना डिफिकल्ट होता है कि उनके लिए खुद उठ के खाना खाना भी डिफिकल्ट होता है। तो ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट।
जो जितना कर सकता है वो उतना कर ही लेता है, लेकिन हाँ थोड़े बहुत हार्मोनल चेंजेस की वजह से मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी। दूसरी बात ये है कि बॉडी जितनी एक्टिव पहले होती है उस तरीके की एक्टिव नहीं होती, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाने में भी लोगों को थोड़ा टाइम लगता है। तो ऐसा भी होता है कि किसी को ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या उनको टेक्निक्स बताते हैं या क्या मेजर्स बताते हैं? जब स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए हम लोगों के पास सिर्फ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, अच्छी डाइट, रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट और जो आपकी एक लाइट सी कोई हॉबी है, मतलब ऐसी हॉबी तो नहीं कि आप क्लब चले जाओ, जिम चले जाओ, वो तो हम नहीं आपको एडवाइस कर सकते, लेकिन हाँ नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी के साथ आप जिस भी चीज को एंजॉय करते हो हम लोग उनको वही एडवाइस करते हैं। एक तो हो गया नॉर्मल डाइट प्लान हो गया, हम कुछ मेडिसिन भी रेकमेंड करते हैं? मेडिसिन देते हैं, मैंने आपको जैसे बताया आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड, विटामिन डी, सप्लीमेंट्स हो गए ये सारे। सप्लीमेंट्स। और विटामिन डी का डेफिशिएंसी होती है तभी देते हैं या फिर प्रिकॉशनरी भी हम लोग देते हैं? नहीं, कुछ तो डेफिशिएंसी को तो देख के देते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रिकॉशनरी भी देना पड़ता है। अच्छा। जहाँ पे एक बच्चा अंदर डेवलप हो रहा है तो उसके लिए भी हमें थोड़ी सी एडिशनल डोज भी देनी होती तो हमें पता कैसे लगता है कि कौन सा सप्लीमेंट हमें देना है या कौन सा डेफिशिएंसी हो रही है, वो कैसे पता लगता है? है। डेफिशिएंसीज को तो जिस दिन पेशेंट फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है हम एक बार उसके सारे ब्लड टेस्ट कराते ही हैं। अच्छा। और उसमें हम उसका हेल्थ स्टेटस असेस करते हैं कि ये क्या इसका हीमोग्लोबिन है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, इसका कोई शुगर या थायराइड कोई ऐसा डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई वायरल मार्कर पॉजिटिव तो नहीं है, कोई यूरिन में इन्फेक्शन तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हम उसकी फर्स्ट विजिट पे ही कंफर्म करते हैं। अगर किसी को कोई इन्फेक्शन या कोई एडिशनल सिम्टम है तो उसका भी टेस्ट करते हैं। और अगर सबका हीमोग्लोबिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नॉर्मली हम लोग कुछ भी और सप्लीमेंट नहीं करते सिवाय फोलिक एसिड के या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की, अगर किसी को बहुत वॉमिटिंग हो रही है या बहुत ज़्यादा फटीक है तो उसके लिए कुछ सप्लीमेंट कर दिया तो कर दिया, अदरवाइज बहुत ज़्यादा मेडिकेशन नहीं करते। सेकंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड्स क्योंकि अंदर एक फीटस ग्रो कर रहा है, उसकी भी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, कैल्शियम की भी रिक्वायरमेंट बॉडी की बढ़ जाती है, तो हम आयरन, कैल्शियम और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए भी विटामिन डी देते हैं। तो वो हम सेकंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड्स देते हैं। डिपेंड करता है कि पेशेंट का आयरन स्टेटस और वो कैसा है। तो अगर आयरन बिल्कुल ठीक चल रहा है, हीमोग्लोबिन भी ठीक चल रहा है, तो फिर हम बहुत ज़्यादा लंबे समय तक लास्ट के 9th मंथ में हम ये सब भी स्टॉप कर देते हैं, 4-5 मंथ्स देते हैं। नॉर्मली ये कहते हैं कि 100 टैबलेट्स आयरन की जो पुरानी गवर्नमेंट की सप्लाई होती थी तो 100 टैबलेट आयरन की रिक्वायरमेंट होती है, तो उतना ही हम लोग आयरन सप्लीमेंट करते हैं। हाँ अगर किसी में बहुत डेफिशिएंसी है, पहले से ही डेफिशिएंसी है, तो उसमें आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। जो D3 हम लोग बोलते कोलिकैल्सिफेरॉल, हैं, जो विटामिन D3 होता है, उसके डेफिशिएंसी के क्या सिम्टम्स होते हैं? वीकनेस, लिथार्जी, फॉरगेटफुलनेस, इस तरीके के सिम्टम्स ही आते हैं। और नॉर्मली तो पेशेंट बस ये कहता है कि मेरे से उठ के चला नहीं जा रहा, काम नहीं किए जा रहा, मुझे बहुत थकान हो रही है, तो उस कंडीशन में फिर हम विटामिन डी चेक कराते हैं। अगर वो लो आता है तो फिर हम सप्लीमेंट करते हैं। तो स्टार्टिंग में कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं जो करवाते हैं हम लोग, या जब कोई नए आपके पास आते हैं पेशेंट? इसमें हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, थायराइड और जो वायरल मार्कर्स हैं HIV, HbS, AGV, DRL, HCV और थैलेसीमिया के लिए HPLC, और इसके अलावा ब्लड ग्रुप एंड टाइप, यही बेसिक टेस्ट होते हैं, और एक यूरिन रूटीन। अगर किसी में कोई एडिशनल सिम्टम है या किसी की कोई फैमिली हिस्ट्री है तो उसके अकॉर्डिंगली फिर वो उसके अकॉर्डिंगली वैसे होते हैं। जो फोलेट है, जो फोलिक एसिड है, वो डेफिशिएंसी रहता है, तो वो जो है वो उसकी डेफिशिएंसी तो अब वो हर एक में नहीं पता चल पाती, क्योंकि हमारे पास तो पेशेंट प्रेग्नेंट होके ही आते हैं, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो हमें देना ही देना होता है हर एक को फोलिक एसिड। लेकिन हाँ अगर किसी को कंसीव करने में दिक्कत हो रही है या कोई बहुत स्ट्रेस और एंजाइटी से निकल रहा है या किसी का अगर ओव्यूलेशन में या उसमें दिक्कत आ रही है तो उन केसेस में हम लोग कराते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेस फैक्टर में भी ये जो है वो इसका एक रोल होता है। तो उसमें फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी देख के फोलिक एसिड नॉर्मली भी हम जो पेशेंट हमारे पास पहले काउंसलिंग के लिए आते हैं और जो प्रेग्नेंट होना चाहते हैं उनको हम पहले से 3 मंथ्स बिफोर भी फोलिक एसिड शुरू कर देते हैं। जैसे हम लोग पहले कुछ वीडियोस में बात कर रहे थे कि कैल्शियम जो होता है ब्लड टेस्ट में, कभी कभी ऐसा होता है कि बॉडी डेफिशिएंट भी होती है कैल्शियम में, बट तब भी टेस्ट में वो उतना पता नहीं लगता। टेस्ट में इसलिए नहीं पता चलता है कि बॉडी का कैल्शियम लेवल मेंटेन रखता है किडनी। तो किडनी की फंक्शनिंग अगर ठीक है तो वो आपकी बोन्स में से भी कैल्शियम निकाल के सीरम में लाके वो मिल जाएगा आपको, वो भी लाके देते हैं। इसलिए हमें आयनिक कैल्शियम चेक करना होता है। वो कैसे कैल्शियम वो भी ब्लड से ही होता है। अच्छा। लेकिन वो एक थोड़ा कॉस्टली टेस्ट है,
वो उन्हीं पेशेंट्स में कराते हैं जिनमें हमें कैल्शियम डेफिशिएंसी लग रही होती है और आ नहीं रही होती, या फिर जिनमें हम कैल्शियम सप्लीमेंट कर पाने में हमें सोचना पड़ता है कि इनको देना है कि नहीं देना, क्योंकि कई बार पैराथायराइड वाले पेशेंट में कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है लेकिन पैराथॉर्मोन की वजह से वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता। तो ऐसे पेशेंट्स में हम आयनिक कैल्शियम चेक करके तभी उनको कैल्शियम सप्लीमेंट करते हैं। और मैग्नीशियम वगैरह भी हम लोग रेकमेंड करते हैं? पहले नहीं था लेकिन अभी मैग्नीशियम का भी रोल काफी ज्यादा आ गया है, हाँ जी। तो मैग्नीशियम भी चेक कराते हैं और मैग्नीशियम चेक करा के अगर उसकी डेफिशिएंसी होती है तो वो भी सप्लीमेंट करते तो मैग्नीशियम के क्या क्या कौन से हम लोग फॉर्म रेकमेंड करते हैं? मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं, ग्लाइसिनेट हो गया, हाँ, ऑक्साइड, टाइट्रेट, सिट्रेट। हैं। नॉर्मली ग्लाइसिनेट ही करते ग्लाइसिनेट ही करते हैं। और क्या बेनिफिट्स होते हैं उसके? हैं। मसल क्रैम्प्स में और जो एडीमा है, एक हम लोगों के यहाँ न्यूरल डेवलपमेंट में भी, फीटल न्यूरल डेवलपमेंट में भी मैग्नीशियम का बड़ा रोल है। अच्छा। दूसरा, एक पेशेंट के अंदर कंडीशन होती है जिसमें उसको फिट्स आने लगते हैं, उसको एक्लेम्सिया बोलते हैं, उसका ट्रीटमेंट भी मैग्नीशियम थेरेपी ही है। अच्छा। तो उन केसेस में हम लोग मैग्नीशियम यूज करते हैं। क्या अमाउंट या डेली वो डिपेंड रिक्वायरमेंट? कर, वो नॉर्मली जो डोज है इसकी वो 500 मिलीग्राम ट्वाइस ए डे है फॉर अच्छा। 10 डेज, लेकिन हर कंडीशन में डिफरेंट होती है। सबके लिए जैसे जो डिफरेंट होता है वो। जैसे ये तो एक हो गया, सप्लीमेंटेशन हो गया, साथ में प्रोटीन या फिर जो हमारे कार्ब्स होते हैं उसके लिए भी हम लोग कुछ रेकमेंडेशन? कार्ब्स हमेशा हम कम करते हैं क्योंकि कार्ब से थोड़ा सा डलनेस, लेथार्जी, ये सब कुछ ज्यादा होती है। दूसरी बात, शुगर कंटेंट बढ़ता है, तो कार्ब्स हमेशा कम करते हैं डाइट में और प्रोटीन्स बढ़ाते हैं, क्योंकि एक नया डेवलपमेंट अंदर हो रहा होता है और बच्चे के समय में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थोड़ी बॉडी की ज्यादा होती है। तो ऐसे 5 टॉप फूड्स कौन से होंगे जो यंग मदर्स को सपोर्ट करेंगे? मेरा अपना जो मानना है उसमें तो ये है कि पल्सेस अगर हम रेगुलर डाइट में शामिल कर लें, कर्ड और मिल्क अगर ठीक क्वालिटी का अच्छा मिल जाता है तो वो डाइट में शामिल कर लें, और तीसरा जो राइस और वो चपातीज है उनको थोड़ा सा कर्टेल कर लें। 5 डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स पर डे की डाइट में शामिल कर लें और 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट। ये 5 फूड्स हैं जो कि अगर आपकी डाइट में शामिल है तो नॉर्मली आपको डेफिशिएंसी होने के चांसेस कम होते हैं। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो अगर 4 एग वाइट और मुझे उसका नॉन वेज का आइडिया नहीं है कि वो कितना लेना होता है क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो वो अगर आप डाइट में शामिल कर लें तो वो बेटर है। जैसे योक में गुड फैट्स होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल, गुड फैट्स तो होते हैं लेकिन उसको डाइजेस्ट कर पाना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और दूसरा, उसका जो फैट कंटेंट है वो भी वेट गेन में बहुत वो करता है, तो इसलिए उसको हम थोड़ा अवॉइड करते हैं। और लिवर को बहुत ज्यादा हम ओवरलोड नहीं करना चाहते, तो इसलिए भी उसको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। और हमारे जो मेन है, अगर हमें उनको रिकमेंडेशन देनी है कि आपकी प्रेग्नेंट वाइफ का ध्यान रखने के लिए कौन से ऐसे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो उनको एक्सपीरियंस होंगे आगे जाके, जैसे मूड स्विंग्स हो गया या इरिटेबिलिटी हो गया, और क्या क्या चीजें हो सकती हैं उसमें? मूड स्विंग्स हो गए, इरिटेबिलिटी हो गई, थकान हो गई, थोड़ी सी मसल क्रैम्प्स, या फिर फूड को लेके अनलाइकिंग हो जाती है। बहुत सारे टिपिकल चीजें होती हैं जो मतलब पर्टिकुलरली वो चीज नहीं खानी या वो नहीं देखनी। पर्टिकुलर परफ्यूम के साथ कई बार एलर्जी हो जाती है कि वो नहीं होना, कुछ एक स्मेल है उससे नहीं, वो नहीं होना, ये इस टाइप की चीजें हो सकती है। तो जैसे ये मल्टीपल चीजें होंगी, हम लेट्स से किसी की वाइफ है, उनको क्रैम्पिंग हो रही है या पेन हो रहा है, तो ऑन स्पॉट व्हाट शुड द हस्बैंड डू एट दैट टाइम उनको कंफर्ट करने के लिए? जैसे अगर लेग क्रैम्प है या कहीं भी अगर एक कोई क्रैम्प आया है, तो बेसिकली अगर उस मसल को हम थोड़ा सा रिलैक्स करा दें और उसको स्ट्रेटन अप कर दें और पेशेंट को थोड़ा कंफर्टेबल कर दें तो वो ठीक हो जाता है नॉर्मली। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत चिल्ड एनवायरनमेंट में भी एकदम क्रैम्प आ जाता है। तो उसमें थोड़ा टेम्परेचर मेंटेनेंस की भी जरूरत होती है, बिकॉज क्रैम्पिंग तो बहुत पेनफुल रहता है उसमें, तो पेनफुल भी है और वो सडनली किसी भी समय हो भी सकती है और परेशानी का कारण। तो कुछ हीट थेरेपी या कोल्ड थेरेपी क्या करना होता है? अगर सिंपली आप उसे एक अच्छी तरह से रैप करके और उस मसल को मसाज करके थोड़ा सा रिलैक्स करा दें तो वो ठीक हो जाती है। फिर इरिटेबिलिटी आ गई। अब अगर किसी की वाइफ है, उनको पता है कि इरिटेशन हो रही है, या तो उनको कैसे हैंडल करना चाहिए वो चीज? उसमें उनकी पसंद की बातें करें जो चीज़ तो उनको अच्छी लग रही है। टफ सिचुएशन हो जाएगा। थोड़ा सा टफ सिचुएशन है, लेकिन जो चीजें जैसे हर एक का ना एक कोई वो होता है, स्ट्राइकिंग पॉइंट होता है कि वो उस चीज से इरिटेबिलिटी होती है, तो उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो जो भी सबका अपना पर्सनल अलग अलग ये होता है। किसी को लगता है कि उनको साथ में कंफर्टिंग चाहिए, बात करने से खत्म होती है। कुछ लोगों को होता है
कि उस समय अकेले में बैठ अकेला जाओ या छोड़ दो, अवॉइडेंट जिनका होता है उसमें कंफर्ट लगता है, तो सबका अपना पर्सनल चॉइस है। बट मेन के लिए हम वही सजेस्ट करेंगे कि वो अंडरस्टैंड करें उसको, थोड़ा सा अंडरस्टैंड। कम्युनिकेशन बेटर करें। स्टार्टिंग में उनको ये चीज जानना ही पड़ेगा कि आपकी जो भी वाइफ है उनका क्या क्या nature स्टाइल है, कैसे कंफर्ट लगता है, या अटैचमेंट स्टाइल क्या है, ताकि वो उनको पूरा सपोर्ट दे पाए। इन दी एंड अगर हम लोग जस्ट कोई टिप्स देना चाहें फीमेल्स के लिए, अपने आप को कंफर्टेबल और खुश रखना। दूसरी चीज अल्कोहल और स्मोकिंग, इन सबको बिल्कुल टोटली अवॉइड करना है। तीसरा जंक फूड अवॉइड करना है। चौथा बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देना। और पांचवा अननेसेसरी इधर उधर जाके नहीं घूमना फिरना, क्योंकि क्या होता है ना कि हमें पता नहीं, हम गए तो किसी अच्छे मूड से थे, बाहर जाके एकदम कोई गाड़ी हिट ही कर गई, मूड खराब हो कुछ हो जाता गया, है। तो उसमें एक्सीडेंट भी हो सकता है। कोई फीमेल चाह रही है कि मेरे को बाहर घूमने जाना है, बट जो उनके हस्बैंड है वो बोलते हैं कि रहने दो, तो उसमें उनके माइंडसेट में ये भी हो सकता है कि कुछ गलत हो गया तो इट कैन बी रिस्की ऑल्सो। तो ये तो वो उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना चाहिए एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कम्युनिकेट कि बेटर करना क्यों पड़ेगा, नहीं जाना चाहते हैं। क्यों नहीं जाना चाहते हैं। इट वाज अ वेरी नाइस डिस्कशन एंड थैंक यू फॉर कमिंग ऑन हेल्थ कलेक्टिव फोरम। थैंक यू। थैंक यू।